तो बच्चों अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो इसमें एक बीच में लाइन खींचते हैं। तो अब मेरे साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स deals with individual economic unit। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अब देखते हैं मैक्रो। मैक्रो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमी एज अ होल। ये हो गई इनकी बेसिक सी डेफिनेशन। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं इन दोनों लाइंस को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहले माइक्रो में देखते हैं। एग्जांपल, इंडिविजुअल कंज्यूमर ठीक है, इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअली बात करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो। यही डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ये केवल इंडिविजुअली बात करती है। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया हमारा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया। और मैक्रो में एग्जांपल लिखते हैं, इसके अंदर या तो पूरी सिटी की बात करेंगे हम, या पूरी कंट्री की बात करेंगे हम, या पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे हम। ठीक है, या पूरी सिटी की बात होगी, या पूरी कंट्री की बात होगी, या पूरे वर्ल्ड की बात होगी। यही डेफिनेशन है। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, हम एज अ होल बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगली लाइन लिखो। द मेन tools are individual demand and individual supply। अब देखो यहाँ क्या है, इसका मेन टूल क्या है? इसका मेन टूल क्या है? ये तो इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली हम देखते हैं क्या डिमांड है, और इंडिविजुअली हम उसकी सप्लाई को देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब देखो मैक्रो में क्या देखते हैं, द मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब बच्चों इसका मेन टूल क्या है? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इसके अंदर अपन पूरी डिमांड देखते हैं कि एक कंट्री के अंदर क्या डिमांड है इस चीज़ की, एक सिटी के अंदर क्या डिमांड है, और एक वर्ल्ड के अंदर क्या डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट वगैरह की। तो द मेन टूल्स आर एग्रीगेट। एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है पूरा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये बात हो गई। अब बच्चों इनके कुछ घर के नाम हैं, कुछ इनके दूसरे नाम हैं। तो अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स को बच्चों प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं इनकम
एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये इनके दूसरे नाम हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम क्या है, प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज concerned with price determination by a firm। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म। अब यहां देखते हैं, इट इज कंसर्न्ड विथ डिटर्मिनेशन ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस फॉर इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, एक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ प्राइस डिटर्मिनेशन बाय फर्म। ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करना मतलब इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, और ये इट इज कंसर्न्ड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस फॉर इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, यहां पर जनरल प्राइस लेवल होगा, एग्जाम्पल ठीक है, मतलब इस प्रोडक्ट का प्राइस एज अ पूरी कंट्री में कितना होना चाहिए। अब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में को बोला गया है स्टडी ऑफ ट्रीज, और इसको बोला गया है स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब एक अगला डिफरेंस देखना है हमको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब हमको किसका डिफरेंस देखना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलो लिखते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो ध्यान से, अब एक चीज़ बताऊंगा आपको मैं इसके अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। इस इकोनॉमी के अंदर हमें अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमें केवल अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समाज से। हमको केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है, कोई मर रहा है मरे, लेकिन हमको अपने प्रॉफिट से मतलब है। ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमें यहाँ पर समाज के बारे में सोचा जाता है, यहाँ पर समाज के बारे में सोचा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अब देखो डिफरेंस लिखो इसका, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो फर्स्ट लिखो इसका, इन दिस इकोनॉमी all the means of production owned by private sectors।
मतलब यहाँ पर जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है रिसोर्सेज, यहाँ पर जो सारे रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट इन दिस इकोनॉमी all the means of production are owned by government, are owned by गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पर सारे डिसीजन रिसोर्सेज वगैरह के किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, वो अपने हिसाब से सारे काम करती है। अब देखो सेकंड, इन दिस इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स are solved by price mechanism, ठीक है। और इस इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हमारी, वो कैसे सॉल्व की जाती है? प्राइस मैकेनिज्म के अंदर, मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर इन दिस इकोनॉमी ऑल दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर solved by the central planning authority, ठीक है। और ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का मतलब ही गवर्नमेंट है, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये दोनों दोनों एक ही हैं। इसका दूसरा नाम, इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको अपन मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और इसको अपन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बच्चों हमको देखना है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। देखो क्या देखना है हमको, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एंड इकोनॉमी, ठीक है। एक इकोनॉमी में क्या क्या इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, और इसको अपन प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं, इस और क्या बोलते हैं हम? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दे बोथ आर सेम, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है इसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट है इसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या है इसके अंदर है? व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो ध्यान से, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड है, मतलब उतने ही रिसोर्सेज हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर एक परेशानी खड़ी होती है। परेशानी क्या खड़ी होती है, अपन क्या प्रोड्यूस करें, अपन क्या बनाएं, क्योंकि गुड्स होते हैं हमारे दो टाइप के। ठीक है, गुड्स होते हैं हमारे दो दो टाइप के। पहला होता है अपना बच्चों कैपिटल गुड्स, और दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, पहला होता है अपना कैपिटल गुड्स और दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड्स क्या क्या होता है, मशीनरी वगैरह जो होती है ना, जो भी सारी, वो हमारी होती हैं कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे बटर हो गया, दही वगैरह हो गया, बाकी सारी चीज़ें वो हमारी आ जाती हैं कंज्यूमर गुड्स में। अब यहाँ पर ये परेशानी खड़ी हो रही है कि हम कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। अगर देखो, अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएंगे तो हमारी कैपिटल गुड्स नहीं बन पाएगी। ठीक है, और अगर अपन कैपिटल गुड्स को नहीं बनाएंगे तो हमारी ग्रोथ कम होगी। और अगर यही गुड्स अपन, अगर हम कैपिटल गुड्स अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ तो होगी होगी, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर का नुकसान होगा। ठीक है, कंज्यूमर का यहाँ पर बहुत नुकसान होगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है इसका, ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो सॉल्यूशन है इसका, द इकोनॉमी हैज टू चूज द कमोडिटीज कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द पीपल एंड एलोकेट रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब देखो, हमको सामान बनाना है लोगों की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, अगर कैपिटल गुड्स की डिमांड आ रही है तो उतने वो बना दिए, मान लो 100 की डिमांड आ रही है तो 100 ये बना दिए, 50 कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है तो 50 ये बना दिए। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि किस चीज़ की पब्लिक से डिमांड ज़्यादा आ रही है, मतलब वो मांग किस चीज़ की ज़्यादा कर रहे हैं, नीड्स क्या है पीपल की, और उनको रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं। देखो, एलोकेट द रिसोर्सेज, ठीक है, एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच अ वे, in such a way that it gives maximum satisfaction, maximum satisfaction। ठीक है, और रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट करने हैं, ये वर्ड भूल मत जाना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो संतुष्ट करें। मतलब 100 में से अगर 90 भी संतुष्ट हो रहे हैं तो वो भी हमारा हो गया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सारे तो हो नहीं पाएंगे भाई, ठीक है, 100 के 100 तो हो नहीं पाएंगे, तो कुछ ही लोग संतुष्ट हो पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग संतुष्ट होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब बात समझ में आ गई, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, मशीनरीज वगैरह ज़्यादा बनाए या कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, लोग मांग रहे हैं, लोगों की नीड्स हैं, उसके हिसाब से चीज़ें बनाई जाएंगी। अगर कैपिटल गुड्स की लोगों को नीड्स ज़्यादा है तो वो बनाई जाएगी उतनी ही, और कंज्यूमर गुड्स की नीड जितनी है उतने ही हमारे कंज्यूमर गुड बनाए जाएंगे। ठीक है, और एलोकेट दी रिसोर्स, और रिसोर्सेज हमको इस तरह से एलोकेट करने हैं कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकें। ठीक है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकें। अब देखो एक और चीज़ है, नेक्स्ट बी। बी है अपना हाउ टू प्रोड्यूस। बी क्या है अपना, बी है हाउ टू प्रोड्यूस। तो लिखते हैं यहाँ पर हम हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या है ये, हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस कैसे करें, देखो दो तरीके हैं। पहला है ए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और बी है बच्चों अपना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, फर्स्ट है अपना लेबर इंटेंसिव टेक्निक
और सेकंड है अपना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब देखो दोनों टेक्निक्स क्या क्या है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये होता है, मान लो कोई काम दो चीज़ों से हो सकता है, उसको लेबर भी कर सकती है और कोई मशीन भी कर सकती है। मान लो जैसे कि खेत है, खेत में काम होता है, खेत में काम पहले किसान कैसे करते थे, बैलों से करते थे खुद, ठीक है। तो वो हो गई हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जो खेतों में हमारे किसान काम करते थे, ठीक है। खेतों में जो किसान काम करते थे वो पहले बैलों का यूज़ करते थे, खुद मेहनत करते थे खेत में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ट्रैक्टर्स आ गए, उसके बाद हमारे ट्रैक्टर्स आ गए और वो ट्रैक्टर्स भी इस काम को करने लगे, ठीक है। चलो, या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे गेहूँ काटने की मशीन आती है, ठीक है, और गेहूँ हम खुद भी काटते हैं। तो गेहूँ अपन खुद भी काटते हैं और मशीन्स भी आ गई हैं अब तो गेहूँ काटने की, ठीक है। मशीन्स भी आ गई हैं और खुद भी काटते हैं, ये दोनों ही बातें हैं। चलो, ये तो हो गई प्रॉब्लम कि क्या यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन इसका ये है कि जिस चीज़ में आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ रही है, लिख देता हूँ सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, और एफिशिएंट टेक्निक। मतलब इन दोनों में से जिससे काम कम खर्चे में हो और एफिशिएंट टेक्निक हो, मतलब जल्दी जल्दी काम हो और उसमें खर्चा भी कम आए, तो आप इनमें से उस टेक्निक को ले लेंगे, ठीक है। तो यही है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हम बनाए या कैपिटल इंटेंसिव से टेक्निक से बनाए, ठीक है। कोई काम अगर वर्कर कर रहे हैं, ये तो बेसिक मैंने एग्जांपल दिया था खेत वगैरह का, अगर कोई काम वर्कर्स अपने हाथ से कर रहे हैं वही काम मशीन से हो रहा है, तो दोनों में से हम उस मेथड को लेंगे जहाँ पर हमारी मिनिमम कॉस्ट आ रही हो और एफिशिएंट टेक्निक हो और जल्दी काम हो रहा हो हमारा, ठीक है। चलो, अब आता है नेक्स्ट अपना फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है इसका, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, या इसको हम प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकम बोलते हैं। अब देखो, हमारी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है अपना पुअर और सेकंड सेक्शन होता है अपना रिच। ये दो टाइप के लोग होते हैं, पुअर और रिच, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि किसके लिए बना है, गरीब के लिए बना है या अमीर के लिए बना है, ये यहाँ पर परेशानी खड़ी होती है, ठीक है। गरीब के लिए बना है या अमीर के लिए बना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। मान लो एक कंपनी 100 डिब्बे प्रोड्यूस कर रही है, 100 बॉक्सेस प्रोड्यूस कर रही है, तो इस बॉक्स को बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन पुअर का होगा और जितना कंट्रीब्यूशन रिच का होगा, उसी के हिसाब से इनके लिए गुड्स बनाए जाएंगे। मतलब मान लो पुअर सेक्शन ने 30% का कंट्रीब्यूशन दिया और रिच ने 70% का कंट्रीब्यूशन दिया, तो मतलब 30% जो बॉक्सेस है वो गरीब के लिए बनाए जाएंगे और 70% जो बॉक्सेस है वो अमीर के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। मतलब जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसी के हिसाब से वो प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ बातें।